सर, आप कैपिटल डायलॉग में आए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तमाम राज्यों की राजनीति की बात यहाँ पर सुबह से हो रही है। अब हिमाचल की बात कर लेते हैं आपके साथ। आप अभी भी शिमला से आए हैं और सुक्खू सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है। उसका जश्न जो है वो 11 तारीख को धर्मशाला में मनाया जा रहा है। और जिन गारंटियों के बूते सत्ता में आई थी सुक्खू सरकार, क्या उन गारंटियों को पूरा कर पाई है? हालांकि सरकार दावा कर रही है कि हमने 3 गारंटियां जो हैं वो दे दी हैं और सारी गारंटियों को हम आगे 5 साल में पूरा करेंगे। देखिए, एक तो बड़ी साफ बात है, झूठ बोल करके सरकार बनाने में वो सफल तो हो गए, लेकिन झूठ बोल करके सरकार चलाना आसान नहीं है। और 1 साल सरकार का कार्यकाल बीत गया और हमारा ये मानना है कि हिमाचल 10 वर्ष पीछे चला गया। जी। जहां आप कह रहे हैं कि जश्न की बात कह रहे हैं कि 1 साल का जश्न मना रहे हैं, किस बात का जश्न? जहां हिमाचल प्रदेश में 500 लोगों की जिंदगी इस बरसात के दौरान त्रासदी में चले गई, उसके बावजूद जश्न मनाने की बात हो रही है। जहां हिमाचल प्रदेश में एक भी आदमी घर के बिना नहीं था, आज हजारों लोग इस त्रासदी के बाद बेघर हो गए हैं। लोग टेंट में रह रहे हैं सर्दी के मौसम में, और ऐसे में क्या जश्न मनाने का ये सोच जो है उचित है क्या? जहां तक गारंटी की बात कर रहे, 10 गारंटी दी थी उन्होंने जी। और उन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए दिसंबर के महीने के बाद मिलने। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में निर्णय होगा। 1 साल बीत गया, एक महिला को मिला क्या? उन्होंने वादा किया था, गारंटी दी थी कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और 1 साल की जो पहली कैबिनेट जो हमारी होगी, पहली कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का हम कैबिनेट का एजेंडा ला करके आइटम। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आपदा नहीं होती तो हम वो भी पूरा कर लेते हैं। देखिए, ये बहाना कर रहे हैं और इसके सिवाय और इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं बच पाएंगे, इसमें गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल बचने की। और दूसरी बात, उन्होंने जो वादे किए हैं 10 गारंटी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने वादा कहा था, ओपीएस की बात कही थी उन्होंने। ओपीएस के मामले में अभी तक भी प्रोसेस अभी तक शुरू किया है, लेकिन किसी को ओपीएस मिली अभी तो सुना नहीं हमने। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी उन्होंने। 1500 इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में चले हुए इंस्टीट्यूशन जो है, 8 महीने से हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज कर रहा है और सरकार कांग्रेस की बनती है, वहां ताला लगा दिया जाता है। 8 महीने से वहां पर तहसीलदार बैठ करके तहसील चला रहे हैं, वहां पर ताला लगा दिया गया। एसडीएम बैठा हुआ 5 महीने से 6 महीने से, उसके बावजूद वहां पर ताला लगा दिया। जश्न है तो है, किस बात का है, इस बात को बड़ा स्पष्ट करें। और मैं ये कहूं कि जहां वो जश्न की बात कर रहे हैं और हम उस दिन विरोध दिवस मना रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की सारी सड़कें जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है सड़क पर उतरेगी। और मैं ये कह सकता हूं, किसी सरकार का इतने छोटे से कार्यकाल में, 1 साल के कार्यकाल में जो लोकप्रियता का ग्राफ रसातल में चला जाए, ये हमने आज से पहले हिमाचल के इतिहास में कभी देखा नहीं था। आपने संस्थानों की बात की। संस्थान आपने खोले और उनको बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव से पहले खोले गए, लेकिन बीजेपी कहती है कि राजनीतिक द्वेष के चलते बंद किए गए। क्या सच्चाई है इसकी? 1 साल पहले संस्थान खोले हुए, किसी भी चुनी हुई सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और 5 वर्ष के कार्यकाल में उनको लोकहित में, जनहित में निर्णय लेने का अधिकार है। और कांग्रेस की सरकार ने तो जाते जाते 21 कॉलेज 1 सप्ताह में खोल दिए थे, 1 हफ्ते में खोले थे। आप कल्पना करिए, जाते बार, यानी कि अंतिम सप्ताह, जिसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगे। हमारे तो ये संस्थान 8 महीने से चले हुए थे, 7 महीने से चले हुए थे, 6 महीने से चले हुए थे। अभी हाल ही में एक कॉलेज बंद किया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, नहीं कर सकते बंद आप। मंडी में हमने स्टेट यूनिवर्सिटी खोली है, स्टेट यूनिवर्सिटी को बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य रुका पड़ा है, एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है। और जहां वो त्रासदी का जिक्र कर रहे हैं कि त्रासदी, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे समय तो त्रासदी
हमारे समय तो कोविड का दौर 2 साल तक चलता रहा, और 2 साल तक चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद काम बंद नहीं होना दिया, विकास चलता रहा, सतत चलता रहा और तेज गति से चलता रहा। और हिमाचल के इतिहास में अगर डेवलपमेंट की अगर बात कहेंगे, जहां 2700 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड था हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष में, हमने उसको 4700 किलोमीटर का बनाया, जिस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी के बस का नहीं होगा आने वाले समय में। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये बातें हैं। सड़कों को लेकर शांडिल जी भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि NHAI में घोटाला हुआ है, ठेकेदारों ने घपला किया है, ये आरोप भी लगे हैं लगातार। देखिए, ये जनरल स्टेटमेंट, ऐसी बात कह देना, मुझे लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो उसकी आपकी गवर्नमेंट है, आप इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू करिए, जांच होगी उसमें, अगर किसी ने गलत किया होगा तो कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूं मैं, 3 राज्यों में प्रचंड जीत आपको मिली और उसके बाद दूसरे दिन शिमला में आप PC करते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि जिस प्रदेश से गारंटियों की शुरुआत हुई थी, ये गारंटियां वहीं दफन हो गई, और साथ में आपने कहा कि अब हिमाचल में कांग्रेस सरकार की गारंटी नहीं है। क्या आपके टच में कांग्रेस के मंत्री विधायक हैं? क्योंकि अगले ही दिन प्रतिभा सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत नाराज हूं सुक्खू सरकार से, क्योंकि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है। क्या सच्चाई है? एक बात तो बड़ी साफ जैसी बात है कि एक कल्चर शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने गारंटी का, और वो गारंटी का कल्चर शुरू छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, प्रमुख रूप से वहां से शुरुआत की थी, और वहां से शुरुआत हुई थी, वहां सरकार उनकी चली गई, क्योंकि जो गारंटियां उन्हें दी थी पूरी तो की नहीं, सिर्फ एक ही मकसद को, सत्ता को हासिल करने के लिए बोलते हैं ये लोग, और उसके लिए कुछ भी बोल देते हैं। और वहां देखिए गारंटी की क्या स्थिति है। गारंटी दी थी हम शराब को मतलब जो है वो शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराब घोटाला वहां चर्चा का बहुत बड़ा एक मुद्दा बना चुनाव का। गोबर की गारंटी दी थी 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदने के लिए, और गोबर घोटाला वहां पर बहुत बड़ा मुद्दा बना। और इस तरह से और भी, चाहे वो महादेव ऐप का जिक्र करें हम, चाहे वो कोयला घोटाले की बात की जिक्र करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब गारंटी के सिलसिले में हमने यही बात कही थी, आप बोलिए लेकिन जो आप कर सकते हो। और हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी कांग्रेस ने दे रखी है, मैंने तब भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, 10 जन्म तक कांग्रेस ये गारंटी सर, आपने घोटालों की बात उठाई, विक्रमादित्य ने इसी पे रिप्लाई करते हुए कहा था कि आप नाटी किंग हैं हिमाचल के। नहीं, देखो, घोटाला और नाटी किंग तो बहुत, हमारी वो नाटी तो हमारा कल्चर है, वो हमारा हिमाचल की संस्कृति है, पहाड़ी नाटी है, पहाड़ में वो कल्चर है, उस कल्चर में हम रचे बसे हैं, और उसमें हम उसका आनंद भी लेते हैं, और लोग भी उसमें जो है उसको कोई बुरा नहीं, अपने कल्चर के साथ रहना, जीना, बसना। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत काम किया। हमने उस प्रकार की नाटी तो की नहीं कि जिस पर कोई अश्लीलता हो, कोई गलत बात हो। हमने नाटी वो की है जो हिमाचल की एक संस्कृति है, उस संस्कृति को जिंदा रखना हमारा दायित्व भी है। और जहां तक उन्होंने बात कही होगी, मैं घोटाले की बात कह रहा हूं कि घोटालों का कांग्रेस के साथ इस तरह का नाता जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक। कोई प्रदेश आप देखिए, आप राजस्थान में जाइए, लाल डायरी का जिक्र होते ही अगर गूगल पर आप टाइप करेंगे लाल डायरी तो सारा जिक्र आता है उसमें। आपको 508 आपका जो है उस पर आप गूगल पे टाइप करिए तो महादेव ऐप का जिक्र आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सीधे जुड़ी हुई है घोटाले के साथ और कांग्रेस की पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ी है। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो एक श्वेत पत्र लाने के लिए कमेटी बनाई और आप पर, आपकी सरकार पर, जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि जो लोन लिया गया अंतिम समय में उसको चुनाव में खर्च किया गया। और उसके बाद हालत ये है कि सुक्खू सरकार के पास एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने तक की दिक्कत थी और हर महीने 1000 करोड़ रुपए लोन सरकार ले रही है। और बीजेपी ने एक श्वेत पत्र लोन पर निकाल डाला और कहा कि अगर 5 साल में 1000 करोड़ हर महीने लेगी तो 60,000 करोड़ रुपए 5 साल में सुक्खू सरकार लोन ले लेगी। और लेकिन आपने आरोप लगा दिया कि ये काम जो है विकास कार्यों में, पैसा जो है विकास कार्यों में नहीं लग रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया। देखिए, सीधी सी बात, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति ऐसी बनी हुई है और आज से नहीं कई वर्षों से बनी है। मुझसे पहले जो मुख्यमंत्री वो भी इन बातों का जिक्र करते थे
जो लोन लेकर के हिमाचल में जो आज की तारीख में हमारी देनदारी है वो बहुत ज़्यादा है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2017 में, उस वक्त भी 2017 में जो है 50,000 करोड़ रुपए के ऋण थे। 38,500 की तो मैंने इनकी देनदारी पूरी की, जिसमें ब्याज की किस्त हो गई और जो मूलधन लिया था, जो पैसा लिया वो लोन लिया, उसकी किस्तें अदा करने में हमने उसमें दिया है। और जहां तक बात हमें कहते 6 महीने तक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के यही कहते रहे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया। हमने कहा हमने गलत किया है तो तुम मत लीजिए, तुम गलती मत करिए, लेकिन उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने 2 वर्षों में 6,000 के करीब लोन लिया और इन्होंने 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया है। और ये स्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कि ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे अगर ये सरकार रही। मुझे मालूम नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन अगर 5 साल तक रहेगी सच बता दीजिए, रहेगी कि नहीं रहेगी? कितने विधायक सच में? 60,000 करोड़ बन जाएगा अगर 5 साल में। जहां तक नहीं रहेगी तो इस सारी चीज को लेकर के मैं अभी कहना नहीं चाहता। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ होने वाला है हिमाचल में, ऑपरेशन लोटस? नहीं, तो ये देखो, ऑपरेशन लोटस करने की आवश्यकता ही नहीं लग रही है। जो जिस तरह का वहां पर कोऑर्डिनेशन उनका आपस में नेताओं का है, मंत्री खुश नहीं, विधायक खुश नहीं है और पार्टी की अध्यक्षा खुश नहीं है और खुलेआम एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं। और मैं उस सारी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करूँ, वो उनकी पार्टी का विषय है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस की सरकार, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, सब तमाशे के तमाशा। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा, वक्त की कमी है। कंगना रनावत से पूछा गया कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? उनका जवाब था, श्री कृष्ण ने चाहा तो जरूर लड़ूंगी। क्या कंगना रनावत मथुरा से चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, और या फिर मंडी से? क्योंकि मंडी से चर्चा उनके नाम की भी है, आपके नाम की भी है। प्रतिभा सिंह से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, कंगना मंडी से लड़ ले चाहे मथुरा से लड़ ले। नहीं, देखिए, जहाँ तक चुनाव में टिकट देने की बात आती है, हमारी पार्टी में एक स्थापित व्यवस्था है, पार्टी का नेतृत्व तय करता है। हाँ, चुनाव लड़ने वाले की इच्छा है, उन्होंने जाहिर की है और इच्छा जाहिर करिए, पार्टी सही समय में उचित निर्णय लेगी। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 2014 में हम 4 सीटों पर जीते थे, 2019 में 68 की 68 सीटों पर जीते और 4 सीटें रिकॉर्ड वोटों से जीते, और 2024 में भी हम 4 सीटें जीतेंगे, ये मेरा कहना है। और पार्टी का निर्णय जो होता है वो सर्वोपरि होता है, वो सबके लिए है। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार हम लोकसभा की चारों सीटें जीतने वाले हैं, और जो हमीरपुर सीट है जहां से अनुराग ठाकुर सांसद हैं, वो बहुत मजबूत सांसद हैं वहां से। अब कांग्रेस कह रही है कि इस संसदीय सीट से सुक्खू भी आते हैं और उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, और ये यहाँ पर दाव लगा हुआ है, किस्मत और इज्जत दोनों दांव पर है, और हम इस सीट को इस बार छोड़ेंगे नहीं, हमीरपुर सीट को। क्या लगता है कांग्रेस के दाव में कितना सच है? लेकिन वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखिए, हमीरपुर एक ऐसी सीट है, वो हमारी बहुत मजबूत सीट है। पिछले, मुझे मालूम नहीं अब एग्जैक्ट कितनी बार हमने जीती, वो रिकॉर्ड आज तक की सबसे ज़्यादा 2008 के बाद हमने लगातार उसको जीता है। और लगातार जीतने के बाद आज वहाँ पर हमारी पार्टी के बहुत कदावर नेता हैं, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, और उस सीट पे हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि 4 सीटों पर जीतेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जहाँ कांग्रेस पार्टी अभी राज्य के चुनावों में हमारे सामने थी, जश्न मनाने की बहुत बड़ी तैयारियां थी कि जश्न होगा, लेकिन परिणाम आए तो हम जो पहले दिन के 4 परिणाम निकले राज्यों के, उसमें से हम 3 सीटों पर जीते हैं। 2 राज्य उनके पास थे, वो हमने वापस ले लिए, वहाँ भाजपा की सरकार बनी। और एक राज्य मध्य प्रदेश, जहाँ 18 साल से भाजपा की सरकार और फिर 5 साल के लिए फिर भाजपा की सरकार बन गई। तो मोदी जी का विश्वास, मोदी जी के प्रति आस्था, मोदी जी के प्रति एक भरोसा, ये पूरे देश भर में बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और लोकसभा के चुनाव में इसका परिणाम इस प्रकार से होगा, अब की बार हम पिछला जो आंकड़ा है 300 के, उससे बहुत आगे निकलेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। कैपिटल डायलॉग में आपने इस तमाम हिमाचल की सियासत को लेकर बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सरहद की सुरक्षा, ड्रग्स और गैंगवार पर चर्चा, और उसके लिए डिस्कशन के लिए हमारे साथ रहेंगे डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर, और इसको होस्ट करेंगे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी। आपका मंच पर स्वागत है शत्रुजीत कपूर जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार शत्रुजीत जी का स्वागत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सिक्योरिटी के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हम बात करेंगे कि इस वक्त चंडीगढ़ की सिचुएशन क्या है। शुक्रिया सोनल। लगातार एक बड़ा दिन समाज के लिए, देश के लिए, चंडीगढ़ के लिए, प्रदेश के लिए, क्योंकि आज इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क ने एक बड़ी सौगात खासकर चंडीगढ़ को दी है, ताकि अपना जो एक धर्म है मीडिया का वो लगातार निभाया जाए। सर, आज हमने अपना द संडे गार्जियन और द डेली गार्जियन लॉन्च किया है, और CM मनोहर लाल जी ने इसे लॉन्च किया। मैं सर, आपका नाम शत्रुजीत, और पहला समाज में शत्रु की बात करें आपके लिहाज से, वो क्या हैं और उनको जीतने की क्या कुछ योजना है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ ग्रुप को बहुत बहुत बधाई। आपने संडे गार्जियन और द गार्जियन दोनों लॉन्च किए हैं चंडीगढ़ में, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न की अगर बात करें तो मैं यही कहूँगा कि जो डेविएंट बिहेवियर है वो एक समस्या हमेशा से रही है समाज में, हर समाज में रहती है, केवल भारत में नहीं, हर सोसाइटी में, हर देश में, जहाँ पे एक वर्ग समाज का कानून को नहीं मानता या कानून के विरुद्ध चलना चाहता है और अपने से कमज़ोर को, अपने से निर्बल को दबाना चाहता है। तो रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो पुराने ज़माने में एक नियम होता था, वो अब नहीं है। सभी बराबर हैं, निर्बल भी बराबर बैठता है, चाहे किसी भी वो समाज से हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, तो सबके समान अधिकार हैं हमारे देश में। तो उन लोगों के सारे अधिकार सुनिश्चित करना, ये सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है, और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे आती है। तो वो उसमें अगर स्पेसिफिक बात करें तो हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, 50% महिलाएं हैं समाज में, फिर हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट और माइनॉरिटीज़, ये ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। ये कुल मिला के अगर हम इसको देखें तो लगभग 80 से 85% जनसंख्या हमारी इनमें कवर हो जाती है। तो इनको बचाना है बचे हुए 15% से, और इनके अधिकार इनको दिलवाने हैं। तो ये एक, और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा नशे का है जी। नशा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो उसको डील करना। फिर कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे साइबर क्राइम्स का टेक्नोलॉजी का ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, तो जो पहले ठगी करते थे लोग, उनको फिज़िकली आना पड़ता था, अब फिज़िकल उनको खुद आने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज़ इंटरनेट के माध्यम से या वही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, काम वही है, ठगी है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक माध्यम बन गया, उससे उनको बिना मिले अनोनिमिटी मिल गई, और उसका एक मिसयूज़ करके वो लोग ये क्राइम कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी समस्या है। तो साइबर क्राइम्स, ड्रग्स और वल्नरेबल ग्रुप्स को की प्रोटेक्शन, ये 3 मेजर एरियाज़ हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। DGP हरियाणा ने ये समाज के दुश्मनों की बात की, और सर लगातार बता ही रहे हैं, और इसी ये बड़ा शर्म का विषय, खासकर बड़ी चीज़ें होती है, महिलाएं जिस तरह से अमूमन हेडलाइन बनती है, उनके प्रति जो अपराध बढ़ता हुआ लगातार होता है, लेकिन हरियाणा पुलिस किस तरह से उन्हें सुरक्षित महसूस करा रही है? कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो ज़मीन पर कारगर साबित हो रहे हैं, और आप कैसे देखते हैं कि क्या ये जो कदम हैं ये काफ़ी हैं? जी, जैसा मैंने बताया कि आधी जनसंख्या है हमारी महिलाओं की, और इसमें 2 एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें फोकस हमने शुरू में किया है। एक है ट्रांसपोर्ट, घर से जब महिला चलती है और वर्क प्लेस तक जाती है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ वो पढ़ती है लड़की,
वहाँ तक आने जाने का जो वक्त है उस वक्त वो असुरक्षित महसूस करती है, या फिर जहाँ पे वर्क प्लेस पे और जहाँ भी वो काम करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो इन दोनों जगह पे हमें फोकस करना है, ट्रांसपोर्ट पे भी, और जो ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं हमारे जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ मार्केट्स होती हैं हर जगह, कुछ ऐसे ईटिंग जॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई ना कोई गलत किस्म के लोग, या वो पॉइंट जहाँ बस स्टैंड है या ऑटो स्टैंड है जहाँ पे महिलाओं का कुछ जमावड़ा होता है जी, और वहाँ पे इस किस्म के तत्व ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित करना, उनको क्राइम अगेंस्ट विमेन के हॉटस्पॉट्स उनको सिक्योर करना, ये एक बड़ी बात है, बड़ी प्रायोरिटी है। और दूसरा जो हमारी ट्रांसपोर्ट का, उसमें ऑटोज़ का बहुत इस्तेमाल होता है, महिलाएं ऑटो इस्तेमाल करती हैं, शेयर्ड ऑटोज़ हैं, ऐसे ही गाँव के एरिया में देखें तो जीपें चलती हैं या कुछ ई रिक्शा वगैरह भी चलते हैं, तो इन सब का हम डेटाबेस बना रहे हैं। डेटाबेस में ड्राइवर की पूरी डिटेल्स, मालिक कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें, हमारा डेटाबेस लगभग आधे से भी ज़्यादा बन गया पूरी प्रांत में। और उसका सारा वो 112 हमारा जो कॉल सेंटर है, हमारा जो हेल्पलाइन है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है जहाँ पे, वहाँ पे उसको रखा जा रहा है। और हर ये डिटेल्स ऑटो के बाहर भी, आगे पीछे भी और अंदर भी उसकी स्टिकर लगाए जा रहे हैं। उसमें अगर किसी भी लड़की के साथ, महिला के साथ बदतमीजी होती है तो उसको मात्र इतना करना है कि उसकी फ़ोटो खींच के ERSS पे व्हाट्सएप करना है। और हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की जो ऐप है उसमें वो सारे प्रावधान हैं। उस पे अगर वो रजिस्टर्ड है लड़की तो उसका अपना नाम नहीं बताना, 112 पे कॉल करते ही उसको सारा डिटेल, हमारी जो कॉल लड़कियाँ यहाँ हमारी कॉल करती हैं, कॉल टेकर्स हैं जो, उनके पास आ जाती है। और जैसे ही ऑटो का नंबर आया तो उसका मालिक, उसका मोबाइल नंबर, सारी डिटेल, ड्राइवर कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, सब आ जाता है। तो कुछ बताना नहीं पड़ता महिला को। तो डेटाबेस बन रहा है, यही अपने आप में डेटरेंट होता है बहुत। अगर ड्राइवर को, अगर यूपी का है, बिहार का है, किसी और प्रांत का है, जो हमारे यहाँ ऑटो चलाता है गुड़गांव में, फरीदाबाद में, अगर उसको ये पता है कि पुलिस के पास उसकी फ़ोटो है, उसका सारा डेटाबेस है, तो 70-80% डेविएंट बिहेवियर तो उसी से कर्व हो जाता है। वो इस किस्म के लोग फिर वो अपराध नहीं करते। और जो बचे हुए हैं उनके कोई भी दिक्कत करेगा तो उस पर तुरंत एक्शन करने का प्रावधान किया है। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ हमने शुरू की, अभी वो पॉपुलराइज नहीं हुई, उसको मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से पॉपुलराइज हो, वो है ट्रिप मॉनिटरिंग की। कभी कोई महिला दफ्तर में लेट हो गई, रात के 11 बज गए, प्राइवेट सेक्टर में अक्सर होने लग गया है, लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं रह गया, बॉसेस रोक लेते हैं, तो 11 बज गए, अब उसको चिंता होती है, माँ बाप को चिंता होती है, तो उसको ऑटो लेना है, उबर लेनी है, तो वो हमारे 112 को कॉल करेगी, तो वो ट्रिप मॉनिटरिंग करते हैं। यानी करना कुछ नहीं है उसमें, हम उसकी वो एक लिंक भेज देते हैं, लिंक पे अपना डिटेल डाल देती हैं वो, और उसके बाद हम कुछ समय के बाद, अगर उनको 3 घंटे दूर जाना है या 2 घंटे दूर जाना है, तो हर घंटे बाद एक कॉल आएगी और उनका जो कुशल है वो पूछ लेते हैं, और घर पहुंचने के बाद फिर एक कॉल कर लेते हैं। जो माँ का काम है वो हमारा 112 वाला कर लेता है। हम लड़कियां हैं हमारी भी, तो वो वही काम कर लेती हैं। तो माँ बाप का एक तालियां रोल हो जाए, है। बहुत शानदार और सराहनीय मुहिम है तो हरियाणा ये पुलिस चीज़ की। अभी पॉपुलराइज धीरे धीरे हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आपके दर्शकों के माध्यम से अपनी लड़कियां, जो अपने घर की, परिवार की महिलाएं हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं, या किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहती हैं, कभी बाहर जाना पड़ता है ईटिंग आउट के लिए, कुछ भी, तो अपना ट्रिप मॉनिटरिंग में रजिस्टर कर सकते हैं और उससे फिर हम मॉनिटर कर लेते हैं। क्या बात है, आप अकेले नहीं हैं, किसी भी स्थिति में अकेले नहीं हैं, और ख़ासकर महिलाओं के लिए ये बड़ी सौगात हरियाणा पुलिस की तरफ से डीजीपी साहब ने ये बड़ा सख्ताई के साथ, और ख़ासकर उन लोगों को एक बड़ी चेतावनी और चुनौती है जो महिलाओं को एक सॉफ्ट टारगेट की तरह देखते हैं। उन, चाहे वो कैब ड्राइवर्स हों या ऑटो ड्राइवर्स हों या दूसरे लोग हों, उनका पूरा डेटा हरियाणा पुलिस के पास होगा। एक और चीज़ है सर, ये लोकेशन भी आप लोग उनको भी रजिस्टर करा रहे हैं कि महिलाएं अपनी लोकेशन अपने बारे में रजिस्टर करें तो पुलिस अपने आप ही ट्रेस कर लेगी। कुछ कैसी स्थिति है उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। वो हमारी जो 112 हमारा डायल 112 का सिस्टम है वो बहुत ही इलेबरेट है। आपको शायद आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हमारा जो एवरेज है 8 मिनट 20 सेकंड के करीब आती है रेस्पॉन्स टाइम की।
तो करीब करीब 700 के करीब इनोवा व्हीकल्स हैं जिसमें पुलिस 24 घंटे पूरी स्टेट में तैनात है, और उनको कोई भी कॉल, जब भी कोई 112 पे कॉल करता है तो जो फ्री होती है ये ERV बोलते हैं हम इसको, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल, उसको डिप्यूट किया जाता है। और ये टेक्नोलॉजिकली होता है, कोई बोलना नहीं पड़ता किसी को। तो यहाँ से ERV को डिप्यूट करते हैं और वो मौके पे पहुँच के वो उसकी रिपोर्ट देते हैं कि क्या निकला और क्या उसमें कौन आदमी था, क्या परेशानी थी, उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं। फिर दोबारा वो फ्री हो जाती है, उसके बाद वो पूल में चली जाती है, नेक्स्ट कॉल के लिए फिर डिप्यूट किया जाता है। तो ये जो पूरा नेटवर्क बन गया, इसके लिए यहाँ 112 का एक बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा एक फैसिलिटी पंचकुला में क्रिएट की गई है, और वहाँ सैकड़ों की तादाद में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कॉल सेंटर की तर्ज पर। तो वहाँ से ये सारा हम कंट्रोल करते हैं। और ये महिलाओं का जो सुरक्षा का भी सिस्टम है, 1930 है साइबर क्राइम्स, ऐसे महिला हेल्पलाइन है 1091, वो सारी इंटीग्रेट कर दी गई हैं 112 पे। उनको कोई भी कॉल करेगा तो यहीं आती है, और यहीं से वो सारी गाड़ियाँ डिप्यूट होती हैं। तो जो ऑटोज़ का भी डेटाबेस है या जीपों का, जो भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनका जो डेटाबेस है वो भी सारा 112 के साथ इनके सर्वर के ऊपर डाल दिया गया है। तो जैसे ही वो अपने रजिस्टर करती हैं, इनकी एक ऐप भी है। हम एनकरेज करते हैं कॉलेजेस में जाके, वर्क प्लेसेस पे जाके, कि आप जितनी महिलाएं, वर्किंग विमेन और जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, ये 112 की ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। उनकी मोबाइल पे इतनी ऐप हम डाउनलोड करते हैं, एक और हो जाएगी। और इसका इतना फ़ायदा है कि उसके बाद उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर कॉल किया, उसको पता है कि कौन लड़की है, क्या नाम है, कहाँ रहने वाली, नॉर्मल प्लेस ऑफ स्टे कहाँ है। उसको तो फिर अगर ट्रिप मॉनिटरिंग करानी है तो सिर्फ ये बताना है कि मुझे आज रात को 10 बजे अपने दफ्तर से निकलना है, और उस वक्त मेरे को कालका जी जाना है, जहाँ भी जाना है। अब गुड़गांव में कोई जगह है, फरीदाबाद जाना है, किसी भी जगह जाना है, तो वो एक डेस्टिनेशन पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट और रफ टाइम क्या होगा, और जब चलना है फाइनली तो एक कॉल और कर देनी है कि अब मेरी ट्रिप शुरू हो रही है, देन वी विल मॉनिटर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डेटाबेस बन गया ऑटोज़ का, वो एक डेटरेंट है बड़ा। फिर हॉटस्पॉट्स जो थे वीमेन के लिए, जो दिक्कत जहाँ होती है, वहाँ डेकॉय भी हमारी लड़कियाँ हैं। अब लकीली 5000 पुलिस की लड़कियाँ हमारे पास, 50,000 की मैन पावर है, उसमें 5000 महिलाएं हैं। तो ये लड़कियाँ खुद भी, क्योंकि महिलाएं हैं और इनको दिक्कतें समझ में आती हैं, फर्स्ट हैंड इन्होंने एक्सपीरियंस किया सारी लाइफ, तो इनको भी हम एनकरेज यही करते हैं कि आपने जहाँ जहाँ दिक्कत है वो पॉइंट आउट करना है। वो लिस्ट में डलती जाएंगी कि ये स्पॉट्स हैं जहाँ पे दिक्कत आती है। कोई रूट है, कई बार आपको पता है कि गाँव में बसें चलती हैं, पता होता है कि रूट नंबर 118 ये फला गांव से चलती है, तो इस गांव के लड़के चढ़ते हैं जी और ये परेशानी करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जुटाने का काम करके, और फिर वहाँ पे हम डेकॉय लगा के उनके बारे में उन पे एक्शन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, और इसके अच्छे नतीजे यकीनी तौर पर निश्चित रूप से बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, और हमारी महिलाएं अपने को महसूस करेंगी। एक और बात सर, अमूमन क्या होता है कि पुलिस के पास जाइए और फिर आपने कंप्लेंट की, उसके बाद आपकी आईओ या आपकी पुलिस किस तरह का बर्ताव करती है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी आगे शिकायत करना, कंप्लेंट करना, या मेरे काम का या मेरी प्रॉब्लम का क्या हुआ। ये जो एक आपने एक फीडबैक सिस्टम शुरू किया है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। या तो लोग पुलिस के पास जाते हैं कोई दिक्कत में, कोई समस्या आई, कोई क्राइम हो गया या कोई पड़ोसी से झगड़ा है, तो वो जाते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं, कभी थाने में जाते हैं, कभी एसपी ऑफिस, कभी आईजी ऑफिस, या सीएम विंडो पे, या होम मिनिस्टर साहब के यहाँ, जहाँ से भी कंप्लेंट किसी कमीशन में करते हैं, तो अल्टीमेटली वो सारी घूम के कंप्लेंट्स आ जाती हैं पुलिस स्टेशन में। तो हमने सिस्टम ये शुरू किया कि एक फीडबैक सेंटर्स, वो छोटे फैसिलिटी बना दी हर ज़िले में, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, आईजी ऑफिस में और एसपी ऑफिस में। वो उनमें एग्जेक्टिव्स लगा दिए, वो कॉल करते हैं 1 हफ्ते के बाद। जो भी कंप्लेंट लेके आता है, किसी भी चैनल से आए, चाहे ईमेल से करे, 1 हफ्ते के बाद उसको फ़ोन जाता है, और पहला सवाल यही होता है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। जो संतुष्ट है, बात खत्म हुई, जो नहीं है उसके कारण क्या है। तो कारण जो है वो फिर, और ये रिकॉर्डिंग होती है, कॉल की रिकॉर्डिंग होती है, नेक्स्ट डे उसकी सेटिस्फेक्शन रेट निकल जाती है उस यूनिट की। तो जो ज़िले पहले 60-65% पे थे, अब नू था, नू एक बड़ा डिफ़िकल्ट ज़िला है, और मुझे बताया गया जी यहाँ सबको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे शुरू जब किया तो 50-55% सेटिस्फेक्शन रेट थी, आज बढ़ के 76% है।
तो पुलिस में 100% लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दो पार्टियां होती हैं। कई बार एक्यूज पार्टी भी कंप्लेंट करती है, जो एग्रेसर पार्टी वो भी करती है। 75% एक अच्छी दर है मेरे हिसाब से, और अब ज़्यादातर जिले 75 से 80-85 की रेंज में है, क्योंकि हर पुलिस वाले को SHO चौकी इंचार्ज उनको पता है कि कॉल आएगी। ऐसे ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जो हमारी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, जो पुलिस की सेवाएं लोगों को चाहिए, तो वो लोग जब उनकी सेवा वो हो जाती है, उनको डिलीवर हो जाता है सर्टिफिकेट, उसके बाद कॉल जाती है। 100% लोगों से फ़ोन करके पूछा जाता है कि आपसे किसी ने कोई बदतमीज़ी तो नहीं की, किसी ने कोई सुविधा शुल्क तो नहीं मांगा, किसी ने कोई आपकी संतुष्टि है कि नहीं। तो वो नतीजा ये है कि आज की तारीख में लगभग सभी जिलों में, और मैं 30 दिन की एवरेज देखता हूँ, रोलिंग एवरेज, एक दिन की स्कोर पे नहीं जाते हैं हम, 30 डेज पिछले जो हैं उनकी एवरेज क्या रही, तो लगभग सभी में 100% है। हर तरह की जो सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन की जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो 100%। इसी तरीके से अब इस महीने से हमने ऐड कर दिया कि जो क्रिमिनल केस रजिस्टर करते हैं लोग, उनके बारे में मैंने 30 दिन की लिमिट रखी है कि 30 दिन के बाद उनको कॉल जाएगी। कोई भी क्राइम हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी हुआ, FIR दर्ज कराई, तो 30 डेज के बाद कॉल जाएगी कंप्लेनेंट को कि आप बताएं आपकी संतुष्टि है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक मॉनिटरिंग शुरू हो गई। तालियां बनती हैं हरियाणा पुलिस के लिए। DGP हरियाणा लगातार ये बात कह रहे हैं कि अपराधियों आपकी तो खैर नहीं है, अपनी पुलिस को भी चेता रहे हैं कि आप जब कोई कंप्लेंट करता है तो आपकी पूरी जिम्मेवारी है कि वो संतुष्ट होने चाहिए। सर, एक और बात आती है, ऐसे लगता है साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें ऐसे लगता है, आम लोगों को लगता है कि पुलिस बहुत पीछे है। एक बार ये भी दर्शकों को बता दीजिए कि पुलिस भी बहुत टेक्निकली साउंड है, मजबूत है, उन पर नकेल कसने के लिए वो रोज़ कोई ना कोई नए तरीके लाते हैं और लोगों को ठगते हैं, लगातार शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम्स का जो मुद्दा है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जैसा मैंने बताया ठगी है, पुराने ज़माने में ठगी मिलके होती थी, अब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने लगी है, चीज़ वही है। तो अब इसको काउंटर करना है, तो एक तरह से ये कहें कि कंप्यूटर से वो कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को तो कंप्यूटर ही हराएगा, उसको उसकी स्पीड को ह्यूमन बीइंग मैच नहीं कर सकता। तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही काउंटर कर सकते हैं। तो हमारा अब लकीली ये सारी जो फैसिलिटीज़, हमारी 1930 एक हेल्पलाइन है, नेशन वाइड 2020 में बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, बहुत इफेक्टिव चीज़ है, इस्तेमाल नहीं होती, कम होती है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं जब वो ठगे जाते हैं तो एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है, जो मुझे समझ में आता है कि वो बहुत सारे लोग तो बताने से भी कतराते हैं कि इस तरीके से इतनी आसानी से वो ठग लिए गए। जो लोग सारी जिंदगी अपने आप को 30 मार का समझते रहे, ये जो बहुत सारे रिटायर्ड लोग, बहुत सारे सीनियर पोजीशन से निकले हुए लोग, वो भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। लालच एक ऐसी चीज़ है जो आदमी से कुछ भी करा देती है। तो वो जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर निकल जाता है हमारे लिए। अगर पहले 3 घंटे 4 घंटे में अगर इंफॉर्मेशन आ गई 1930 पे, तो 1930 के पीछे जो लोग हैं वो हमने मजबूत कर दिया सिस्टम। पहले एक टीम थी, उसको मैंने डबल कर दिया। बैंकों से हमने बात की, बैंकों का चैनल है, बैंकों के बिना नहीं हो सकती ठगी, क्योंकि पैसा बैंक के माध्यम से ही जाता है, किसी ना किसी के अकाउंट में डलता है। वो लोग अनसस्पेक्टिंग होते हैं, कोई गरीब मजदूर, कोई दूसरा, उसको पता नहीं होता कि उसका अकाउंट इस्तेमाल किया जा रहा है ठगों के द्वारा। किसी ना किसी लालचवश वो अपना अकाउंट दे देते हैं उनको। तो वो सारे बैंकों के साथ हमने टाई अप किया, और जो हमारे बड़े बैंक्स हैं उनके नोडल ऑफिसर वो लगा दिए गए हैं। छुट्टी के दिन पहले अवेलेबल नहीं होते थे, 5 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होते थे, अब हमने उनको अपने ही कॉल सेंटर में बिठाना शुरू कर दिया, हमारे साथ बैठते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साथ लास्ट वीक हमने मीटिंग कराई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग थे और हमारे भी लोग गए, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि साहब आप ड्यू डिलीजेंस बैंकों से करवाएं, क्योंकि बैंक ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के नाम, गरीब मजदूर के नाम अकाउंट खोला और उसको फिर ठग ले गए, उसका ATM भी ले गए, उसका अपना मोबाइल भी डलवा लिया उसमें, और ताकि OTP उसके पास आता रहे, और उसका ATM कार्ड और वो सारे ले जाते हैं, थोड़ा छोटा लालच दे करके। तो ये सारी चीज़ें बैंकों के साथ टाई अप, टेलीफोन कंपनियों से भी टाई अप चल रहा है, मैन पावर भी हमने डबल की। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पहले जो मैंने ज्वाइन किया था करीब 8% के करीब पैसा हम ब्लॉक कर पाते थे गोल्डन आवर में, अब वो बढ़ के हमारा 30% से लगभग 30-32% हो गया, जो अब पूरे इंडिया में नवंबर की अगर हम बात करें, नवंबर का महीना, हालांकि 1 महीना छोटा पीरियड होता है, हम और वेट करेंगे 2-3 महीने और बेहतर करेंगे इसको, और एवरेज अगर यही रहती है तो मैं ये बात कह पाऊंगा कि हम
अब इंडिया में सबसे बेहतर पोजीशन में है। तेलंगाना और गुजरात की बात जब मैंने ज्वाइन किया तो सुना था कि जी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने अपनी टीमें भेजी वहाँ पे, समझ के आए, लेकिन अब हम उनसे काफ़ी आगे हैं। तो ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में तो अनएंडिंग है, अभी तो और काम करना है, लेकिन पूरे देश में बढ़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अच्छी बात यह है हरियाणा में कि वो दर जो रोज़ की करीब 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब आती थी ठगी की, वो घट के 70 75 80 लाख पे आ गई है। तो ये 20% की रिडक्शन, मैं एक इसको इस तरीके से देखता हूं कि क्रिमिनल्स भी वॉच करते हैं कि कहां पे पुलिस सजग है, तो वो उस एरिया को छोड़ देते हैं। तो ऐसे हमने वेस्ट बंगाल से बहुत कॉल आ रही थी हमारे पास, वो जो जामतारा है वो पुराना हो गया, तो वेस्ट बंगाल, हमारे नू से दिक्कत थी, नू के लगते हुए राजस्थान के इलाके हैं, वहां से दिक्कत है, तो हमने वेस्ट बंगाल में ही टीम बिठा दी एक। ऐसे ही हमने जो और हॉटस्पॉट्स हैं देश में जहां से ज्यादा कॉल हरियाणा में आती हैं, वहां भी हमने अपनी टीमें बिठा दी हैं। तो डर बिठाना है निश्चित रूप से, और ये आप लोग कामयाब भी हो रहे हैं जिस तरह से अपराधियों में खौफ फैल रहा है या बढ़ रहा है। और एक आखिरी सवाल सर आपसे करूंगा कि अभी भी ऐसी स्थिति है, हालांकि बहुत सुधार हुआ है, कि आम आदमी को पुलिस के पास जाने से डर लगता है। अभी भी एक ऐसी इमेज है कि पुलिस रस्सी का सांप बना देती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत सुधार हुआ है ये पहले से, लेकिन अभी भी है। उस दिशा में हरियाणा पुलिस की इमेज के लिए क्या कर रही है? ऐसा, इसके एक तो इजी आंसर तो ये है कि जी हम सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराते हैं, ये आसान जवाब है। लेकिन वास्तविक मुद्दा कुछ और है। वास्तविक मुद्दा ये है कि जो हमारे रिक्रूटमेंट होती है वो ज़्यादातर, क्योंकि वो भाग दौड़ और फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे ज़्यादा है, वो गांवों से ज़्यादा आती है, और जो जिस वर्ग को आपके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है वो शहरी लोग हैं। तो शहर का आदमी और गांव का आदमी एक उसका एक थोड़ा सा गैप रहता है सोच में। वो गांव का आदमी जब नॉर्मल भी बात करता है तो शायद इनको ये लगता है कि लड़ रहा है, तो इस तरीके की चीज़। और हरियाणवी तो आपको पता है थोड़ा सा अक्खड़ भी होता है, और उसका वो प्यार भी करता है तो थोड़ा इस तरीके से कि दूसरे को लगता है कि ये इस बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो हमारा आदमी तो बहुत ही रूरल एरिया से आता है। 50,000 की अगर हरियाणा पुलिस है तो उसमें 1000-2000 होंगे जो शहरों से होंगे, बाकी लोग। अब उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराओ, जो भी कराओ, तो एक लिमिट से आगे वो उसमें दिक्कतें हैं। तो ये जो समस्या है ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। हाँ, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग और ये सारा, इसका एक समाधान आएगा जैसा बैंकों में हो गया। अब बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती। एक स्टेज आएगी जब ये 112 और ये सारे हमारे इंटरफेसेस ये बेहतर हो जाएंगे, और ये फीडबैक के सिस्टम और ये सारे ये धीरे धीरे फोर्स करेंगे उन्हीं लोगों को कि अपना बिहेवियर ठीक रखो, नहीं तो कभी ना कभी दिक्कत में आओगे। तो वो चीज़ें हैं, और इनको सिखाना भी है, इंस्पायर भी करना है, और उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है, साथ साथ मॉनिटरिंग भी करनी है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन उस दिशा में बहुत बेहतरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 30 साल, मेरे को 34 साल हो गए, आज से 25-30 साल पहले जो चीज़ थी अब और आज की तारीख में बहुत सारे यंगस्टर उसको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हमें पता है कि बहुत बदलाव आया है। देश बदला है तो ये पुलिस और बाकी सरकारी एजेंसियां भी बदली हैं। निश्चित रूप से हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं, और उसमें हरियाणा पुलिस का इस तरह का फेस जो आम लोगों को सुरक्षित महसूस कराए, निश्चित रूप से एक नींव का काम करता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, उन्होंने पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता को भरोसा दिया है कि वो पूरी तरह से उन्हें महफूज कराएंगे, और कोई भी दिक्कत हो, और खासकर अपने पुलिस वालों को भी चेताया है कि सही व्यवहार रखें जनता के साथ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डीजीपी साहब, आपने हरियाणा की जनता को बहुत अच्छे से समझा है, हरियाणा के आदमी को बहुत बेहतर आप समझते हैं, जो आपने हरियाणा के अंदाज पर भी अपनी बात कही। हम अपने अगले सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सेशन हमारा हिमाचल प्रदेश सेंटरिक ही होगा, क्योंकि पहाड़ों की जो ज़िंदगी है हम अनुभव करते हैं। जब पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों में रहते हैं तो वहाँ के चैलेंजेस को आप फील करते हैं। वहाँ उतनी ही जटिलताएं भी हैं, उतनी ही समस्याएं भी हैं। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल हमारे इस सेशन में मेहमान रहने वाले हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ सर का एक बार स्वागत करेंगे, और मेरे सहयोगी अनुराग शर्मा इस सेशन को होस्ट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश हमारे बीच में हैं, और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हिमाचल में किस तरह की चुनौतियां और क्या काम हो रहा है। ओवर टू यू अनुराग।
बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं थोड़ा सा आपको शांडिल जी का इंटरव्यू दे दूं, थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि शांडिल जी जो हैं, कर्नल धनीराम शांडिल, पहले 35 साल जो हैं इन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दी हैं और उसके बाद जो हैं वो हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पर आज मौजूद है हमारे साथ। तो शांडिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल डायलॉग में। धन्यवाद। तो हिमाचल जो है, अगर हम बात करें तो हिमाचल गांव में बसता है और गांव में बसने की वजह से जितना ज़्यादा जो हेल्थ सर्विसेज में लोड रहता है वो गांव में रहता है, उसको आप सुधार करने के लिए, क्योंकि बहुत सा काम बीजेपी ने बहुत पहले किया है, लगातार इसमें प्रयास चलते रहे हैं, परंतु हिमाचल में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, बहुत कमियां रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी हम जो हैं वो लैग कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो क्या लगता है कि कितनी सुविधाएं आपने जो हैं वो मुहैया कराई हैं आज? अब ऐसा 1 साल होने को आया है, कल आपका 1 साल होने वाला है, तो क्या रहेगा और क्या आपने किया है पूरे 1 साल में काम? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। हिमाचल क्या, सारा भारत ही देखा जाए तो गांव में बसता है मेनली, परंतु हिमाचल की अपनी समस्याएं हैं जी, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और वहाँ की जो मैं समझता हूँ कल्चरल दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। जी, हमारे दूर दूर और ख़ासकर सीमाओं से सटे गांव हैं, जी, चाहे वो लाहौल स्पीति हो, चाहे वो भरमौर का दूसरा हिस्सा हो, सिरमौर हो, सब जगह दूर दूर गांव हैं और उनकी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। तो वैसे तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज इन कंटिन्यूटी और सभी सरकारों ने अपना अपना काम निभाया है, परंतु मेरा मानना है कि गांव की बहुत सी समस्याओं की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली कि जो हमारे कैपिटल टाउन हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे कोई और मेन टाउन हो, चाहे टांडा इत्यादि, इनको पहुंचना हमारे लोगों को इतना आसान नहीं है। इट पोजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, सो मेनी अदर्स, लॉजिस्टिकल। तो हमारी सरकार ने एक बात सोची है कि हम अपने हर विधानसभा क्षेत्र में 69 ऑफ देम में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएं और जिसमें वो सब सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सभी स्पेशलिस्ट हों, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया एंड सो ऑन। तो वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में हमने लगभग प्रयास भी आरंभ कर दिया है कि लगभग 100 के करीब हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स पोस्ट कर दिए जा चुके हैं और 36 विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 या 2-2 विशेषज्ञ भी हमने दे दिए हैं और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। एम इज़ कि हम वो सब सुविधाएं उन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में देने का प्रयास कर रहे हैं जो उनको शिमला में, टांडा में या कुल्लू में या धर्मशाला में मिलेगी। इससे हम समझते हैं कि जो हमारी दूसरी पहुंच है, कभी किसी न किसी प्रकार से अगर कोई दूर का गांव हो तो उसे हम हेली सर्विसेज दें, हेलीकॉप्टर सॉर्ट ऑफ एम्बुलेंस के तरीके से उसको पिकअप करें, वो हमारा दूसरा चरण है। पहले में हम इस स्वास्थ्य संस्थान को, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को ठीक तरीके से इक्विप करना चाह रहे हैं। इसी प्रक्रिया शांडिल जी, इसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि कहीं ना कहीं हिमाचल में अगर हम बात करें तो कम से कम 4 से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो हैं वियर्ड कंडीशन हो जाती हैं सर्दियों में। अगर आपने देखा होगा, लाहौल स्पीति है, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली का ऊपरी भाग है, चंबा है और सिरमौर का जो ऊपरी भाग है, इन जगहों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सर्दियों में बहुत मुश्किल रहता है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपने क्या काम किया है? Another important question, ठीक आपने कहा। एक्चुअली जो हमारा फोकस है वो वही है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमें नज़दीक से नज़दीक पहुँचना है
और इस बार भी हमने, जब मैं लाहौल स्पीति गया था, मैं नोट किया वहाँ पे कि वहाँ पे सचमुच में ज़रूरत है इस प्रकार की सुविधाएं देने की, और हम लोगों ने उन्हीं सब जगहों को चिन्हित किया है कि भाई वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से हमारे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे जो वहाँ पे ऐसे समय पे मौजूद हो जब बर्फ़ से पहाड़ ढक जाते हैं, जब हमारे दर्रे बंद हो जाते हैं, जब अब तो सुरंगें आरंभ हो गई हैं, टनलिंग हो गई है, अदरवाइज पहले तो बहुत दिक्कत होती थी कि कोई भी अगर हमारा पास बंद हो जाता है तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता था। इसीलिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज दो लिमिटेड आर द आंसर, और मैं समझता हूँ कि उसको लाने में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस विषय में बड़ी डिटेल से बात की थी। मैंने कहा था अगर हमारे पास किसी न किसी प्रकार से, चलो आधा दर्जन ही गाड़ियाँ क्यों ना हो, और हम उन गाड़ियों में हर प्रकार की सुविधा देकर उन जगहों में लोकेट कर दें, खासकर ऐसे स्थानों को, ऐसे समय में जबकि बर्फ़ का इलाका हो और उसमें मेडिकल सर्विसेज, उसमें ऑक्सीजन इत्यादि और सब प्रकार की सुविधाएं हों, सर्जरी का भी उसमें हो, वो उन्हीं इलाकों में उन दिनों के लिए लोकेट हो जाए तो हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। खासकर जो दूर सुदूर पर्वतमालाओं के दूर दूर इलाके हैं, लाइक लाहौल स्पीति, बियॉन्ड रामपुर बुशहर, या हमारे दूसरे क्षेत्र चौपाल के आगे के। जी अच्छा शांडिल जी, एक और बात है कि जैसे आपने देखा था कि जैसे ही कोविड-19 आया था उसके बाद सारा फोकस जो था, अगर आप पूरे ओवरऑल पूरे भारत में भी हम देखें तो कहीं ना कहीं मेडिसिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, और सब ने ये बात समझ ली थी कि हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग होना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन की, तो उसके बारे में क्या आपकी सरकार कुछ काम कर रही है? बिल्कुल, बहुत ही मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण विषय है ये। आज हमारी प्रौद्योगिकी जो पराकाष्ठा पे चली गई है, आज वी आर टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड, तो ये टेलीमेडिसिन पे भी हमने बहुत से विशेषज्ञों से परामर्श भी लिया है और अंदाज़ा लगाया कि अगर इस प्रकार की सुविधा हम अपने लोगों को दे दें, खासकर जो ऐसे आपने दूर क्षेत्रों की बात कही या कोई भी एरिया जो कि ना, या समबडी हु इज़ इन ए वेरी डायर नीड ऑफ कंसल्टेशन, उनको टेलीमेडिसिन के माध्यम से दिया जा सकता है। और हमारा एक विंग ये काम कर रहा है। आजकल हमने इसको एक सॉर्ट ऑफ एज ए प्रयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से टेलीमेडिसिन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से हमारा जो इवन इफ इज इन द 108 और किसी मान लो 102 किसी भी अवस्था में हो, मान लो हमारी प्रसूत अवस्था में हमारी माँ या बहन है, तो उसको किस प्रकार से हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार दे सकते हैं। इफ समबडी इज हैविंग अ हार्ट अटैक और समबडी इज हैविंग एनी अदर मेडिकल कंडीशन जिसको जो हमसे दूर हैं, तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम उसको बहुत राहत पहुंचा सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ आज का एक बहुत विशेष और प्रायोरिटीज ज़्यादा बढ़ गई हैं इन चीज़ों की। अच्छा शांडिल जी, क्या ऐसा है, क्योंकि हिमाचल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूर मतलब जगहों पर रहते हैं और उन लोगों को इसकी अवेयरनेस तक नहीं है कि, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में समझते ही नहीं है, ना दवाइयों के बारे में समझते हैं। क्या आपने कोई ऐसी शिक्षा या इस तरह के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो आपने रन किए हैं अपने इस कार्यकाल में, कोई ऐसा रहा हो? क्योंकि हिमाचल को लगातार आपके जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस जगह से 3 स्वास्थ्य मंत्री मिले हैं, और उसके बावजूद भी सब जो कुछ हमारी जिस तरह की इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए थी वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। क्या कारण है? बहुत सही आपने समस्या को भांपा है। हमारे सरकार ने जो अभी तक भी किया है और जो जारी है, हम ट्रेनिंग कैंप्स इस प्रकार के लगा रहे हैं जिसमें आम जनता, यहाँ तक कि जो हमारे ट्रेन किए लड़के, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे यहाँ तक कि कुछ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही, खासकर इन द फर्स्ट स्टेज, एक बच्चे तक को, स्कूल के बच्चे तक को मैं समझता हूँ कि हाउ टू रिवाइव ए पेशेंट इफ ही इज हैविंग ए हार्ट अटैक। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें हमने अपने पाठ्यक्रम में भी लानी चाहिए। और जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं हमारे, वो
एक ऐसे ऐसे क्षेत्रों में लगाए हैं जो कि सेंसिटिव एरियाज हैं और जहाँ पे कि लोगों को सीखना पड़ता है, खासकर गांव के लोगों को जिन्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए आजकल कौन कौन सी ज़्यादा बीमारियां हैं, किस प्रकार से उनका उपचार हो सकता है, कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच्चों को सैनिटेशन हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किए हैं और ये ऑलमोस्ट सभी विधानसभा क्षेत्रों में जारी किए। चलते चलते शांडिल जी एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि बीजेपी लगातार जो है इस बात के लिए मुखर रही है कि जो स्पूरियस मेडिसिन्स हैं वो हिमाचल में लगातार बन रही हैं। वो अपनी कार्य जब हम वो उनकी अपनी बात करते हैं कार्य प्रणाली की, तो उन्होंने कहा हमने एम्स दिया, हमने यहाँ पर हिमाचल में अपना मेडिसिन पार्क लगाया। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस है वो उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही। क्या कारण मानते हैं कि इतना जितना इफेक्टिवली काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, आज भी जनता त्रस्त है उन चीज़ों के लिए? मेरा मानना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जी। मैंने स्वयं देखा है एज ए मेंबर पार्लियामेंट, जब कभी एम जाते थे और किसी को दिखाना होता था को जो 40 रुपए की दवाई है वो लगभग 400 में मिल सकती शुरू हो जाए, या 400 की यहाँ तक कि 4000 में मिलनी भी शुरू हो जाए, ऐसा भी देखने में आया है। और ये एक ऐसा sort of I should say it's a very dangerous trend for the society also, कि जिसके लिए भगवान मानते हैं डॉक्टर को, अगर वही इस प्रकार के sort of जाल में फंसा दे मानवता को, खासकर गरीब लोगों को जिनको उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए, कम से कम और ठीक दवाई मिलनी चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा जो ड्रग इंस्पेक्टर्स पर जो शिकंजा है, जो ड्रग कंट्रोलर पर जो मैंने पाया है, मैंने लगभग मैं समझ सकता हूँ कि 2 दर्जन से ज़्यादा अरेस्ट भी किए हैं और बहुत जगह पाया है कि कुछ जो स्पूरियस ड्रग्स हैं दे आर कमिंग इन द मार्केट। और जब देखा इसको डिटेल में, जब पुलिस सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन देखी, तो ये सचमुच में इतना केवल हमारे हिमाचल में बल्कि पूरे भारत में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसको अरेस्ट करने के लिए हम लोगों ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं और सबसे बड़ी बात, इनको जांचने के लिए बड़ी अच्छी लैब्स को, अलग अलग लैब को अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग वातावरण में चेक करने का भी एक तरीका ढूंढा है। आई एम होप वी सक्सीड इन। अच्छा शांडिल जी, एक बड़ा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा क्षेत्रीय अस्पताल जितने भी छोटे छोटे जगहों पर हैं, उन जगहों में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और लाइन जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी है, जहाँ पर आम आदमी की डॉक्टर तक पहुँचने की जो रीच है वो 10 में से 1 है और डॉक्टर्स की बहुत कमी है। उसके लिए आपकी सरकार जो है वो क्या कर रही है? देखिए, मैंने पाया ये जो समस्या है सचमुच में बड़ी गंभीर समस्या है, खासकर जो दूर के क्षेत्रों से, फॉर एग्जांपल रोडू से आगे के लोग आएंगे, रामपुर से आगे के लोग आएंगे और वो मान लो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे। पहले तो उनको कोई देखने वाला ही नहीं होगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा, कहाँ किसने जाना पेशेंट दे डोंट नो। तो मैंने एक प्रकार से कंपटीशन सा कराया कुछ एक सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स का कि भाई 2 चीज़ें जिसकी अच्छी होंगी, पहली स्वागत कक्ष, हाउ टू रिसीव ए पेशेंट, एंड दूसरी वहाँ की स्वच्छता। और 2 ही चीज़ों में अगर हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक्स, हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स अच्छी आ गई तो उन्हें हम सम्मानित करेंगे। तो मैंने पाया कि आई फाउंड दैट डलहौजी हॉस्पिटल वाज रैंकिंग फर्स्ट। इन्हीं 5-6 महीनों की मैंने किया इस चीज़ को और मैंने उसका सबको एग्जाम्पल भी दिया। तो ठीक कहा आपने कि जब बड़ी बड़ी लाइनों को, कतार को कम करने का तरीका है कि कम से कम वो जो बच्चे बाहर खड़े हैं, बूढ़े खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं, उनको देखने वाले कोई 3 या 4 की टीम हो। दे शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट प्रॉब्लम और उसके बाद उनको ठीक तरीके से उनका एक से स्वागत भी करे और उन्हें बांटे भी कि किस जगह आपको जाना है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो वो सबसे बड़ी बात मैं देखता रहा हूँ कि उसके बाद बताओ किस बेड पे जाना, कहाँ बेड अवेलेबल है और अगर नहीं है तो उसका ढूंढना। तो कतार को कम करने के लिए मैंने थोड़ा सा कंपटीशन किया है ये 2 ही चीज़ों में, हाउ टू रिसीव ए पेशेंट एंड हाउ यू वांट टू कीप योर एरिया क्लीन एंड इन प्रॉपर सैनिटेशन। तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद इसमें धीरे धीरे अच्छी प्रोग्रेस होगी और हम अच्छे नतीजे। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शांडिल जी। आई एम सो ग्रेटफुल।